उत्तरकाशी टनल में क्रैक आया, प्लान बी का सर्वे हुआ, चट्टान से रुकी ड्रिलिंग, अब टनल काटकर लोगों को निकालने की कोशिश। उत्तरकाशी टनल की ड्रिलिंग में चट्टान बनी मुसीबत, देहरादून पहुंची नई अंगर्स मशीन, 40 मजदूर 131 घंटे से फंसे, 2 की तबीयत बिगड़ी। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, विधि विधान के साथ बंद हुए कपाट, फूलों से सजाया गया था बद्रीनाथ धाम। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को किया निर्देशित, उत्तरकाशी के सिक्यारा में टनल को लेकर निर्देश, बचाव कार्य में लगी टीम के सहयोग के निर्देश। सीएम धामी ने अधिकारियों से की अपील, अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन लेंगे गोद, नामी हस्तियों के लिए आतिथ्य इंतजाम का दिया सुझाव। और खुल गए राजाजी पार्क के गेट, पर्यटक राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में कर सकेंगे सफारी, लेपर्ड और टाइगर के होंगे दीदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में निकाय चुनाव में अभी नहीं होंगे। सरकार निकाय चुनाव नहीं कराएगी, इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा था कि जल्द निकाय चुनाव होंगे। वहीं अब सरकार के ही शहरी विकास मंत्री ने खुद निकाय चुनाव न कराने की बात कही है। मंत्री के इस ऐलान के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है। चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ गया है। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। उनका कहना है कि अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल आयोग ने अपना सर्वे पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात करेगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ओबीसी का सर्वे करा रही है। अभी सर्वे का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। संवैधानिक बाध्यताएं हैं। ओबीसी का जो सर्वे का काम चल रहा है, वो सर्वे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी के सर्वे का काम हो रहा है। जब उनका सर्वे का काम पूरा होगा तभी उनका आरक्षण का क्रम जो तय होना है, वो आरक्षण का क्रम तय होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना यह है कि ओबीसी का जो है अनुपात, उस अनुपात के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। तो उसी का अनुपालन हो रहा है और ओबीसी का सर्वे समय चल रहा है, वो यथाशीघ्र पूरा होगा और उसके बाद आगे आरक्षण का जो शेड्यूल है वो भी तय होना है, उसके बाद चुनाव। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि स्थानीय निकायों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए, ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में भी निकाय चुनाव कराने में देरी के विरोध में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। बावजूद इसके निकाय चुनाव से पहले की प्रक्रिया पूरी न होने का हवाला देकर सरकार निकाय चुनाव नहीं कराने जा रही है। ऐसे में राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले और राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में विकास की उपेक्षा के बाद जनता की नाराजगी के डर से सरकार निकाय चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि पहले समय पर चुनाव कराने का दम भरने वाली सरकार अब खुद ही चुनाव डालने के बहाने बनाकर निकायों में प्रशासक तैनात करने की घोषणा कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर हमला किया है। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा। आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए है सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया
कि राज्य की सरकार के अंदर डर है, जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है, उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से भाग गए। देखिए, विपक्ष अगर निकाय चुनाव पर इस प्रकार की बात करे तो बहुत हास्यास्पद है। कांग्रेस बताए कि कांग्रेस ने आज तक कब अपने समय पर चुनाव कराए। कांग्रेस की 2 बार यहाँ सरकार रही, लेकिन वो कभी चुनाव जो है समय पर नहीं करा पाए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, कांग्रेस के में 60 से 63 निकाय थे, आज 110 निकाय हैं, 103 निकाय काम कर रहे हैं। कुछ निकायों की घोषणा हमने पिछले कैबिनेट में भी की है। तो उन सब का परिसीमन होता है, उन सब का जहाँ आरक्षण का काम होता है, वोटर लिस्ट का जो है बनाने का काम होता है, ये सारे काम जो है समय पर पूर्ण बंद होंगे, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। हम जिस तरह से लगातार आशंका व्यक्त कर रहे थे, आखिर उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव टालने का विधिवत रूप से ऐलान कर दिया। शहरी विकास मंत्री के आज के बयान से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव कराने का साहस नहीं कर पा रही है। निकाय चुनाव होने की दशा में जो परिणाम आने वाले हैं, उनसे घबरा करके इन्होंने लोकसभा चुनाव तक निकाय चुनाव को टालने का फैसला लिया। लेकिन उसके साथ जो एक दूसरी बात है कि दिसंबर 2 तारीख से निकायों को प्रशासकों के हवाले करके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का एक नया इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि उम्मीद यही थी कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। ऐसे में मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार अभी निकाय चुनाव नहीं कराएगी और सरकार निकायों में प्रशासक तैनात करेगी। सवाल यह है कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव की टेंशन नहीं लेना चाहती? क्या चुनाव से पहले परिणाम की आशंका से सरकार डर गई है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ सिलक्यारा टनल हादसे की समीक्षा की है। आपको बता दें, सीएम धामी ने टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस घटना पर अपडेट ले रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रही एजेंसियों को प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से हम कार्य कर रहे हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर कालाढूंगी से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाठक की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें तुरंत एम्स अस्पताल दिल्ली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। समाज हितों में उनके द्वारा कोरोना काल से अब तक क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी योगदान दिया गया है। परिवार के साथ साथ आपको बता दें, क्षेत्रवासियों में भी दुखी लहर इस दौरान फैल गई है। एम्स के डॉक्टरों द्वारा बेहतर उपचार उनको लगातार दिया जा रहा है। मैं दिल्ली से सुरिंदर सिंह, मनोज जी का मित्र, उनके स्वास्थ्य की जो थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है डॉक्टर द्वारा और वो इलाज अपना सही प्रक्रिया चल रही है। एम्स में उनको भर्ती करा दिया है और डॉक्टर सब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है और उस प्रकार जल्दी ही उनकी ठीक होने, स्वस्थ होने की आशा कर रहा हूँ। अब बात करें अगली अहम खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां गुजरात में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। फाइनल मैच से पहले पूरे देश में भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। धर्म नगरी हरिद्वार में भी साधु संतों ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक कर क्रिकेट मैच में भारत की जीत की कामना की है। ज्योतिषाचार्यों ने भी ग्रहों की चाल और गोचर कुंडली के आधार पर भारत की जीत होने की भविष्यवाणी की है। कंपाताने हास्येश्वर अमृतलोके महाकालं सर्व
हमारे गुजरात में मैच हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुजरात है, जो उनका जन्म निवास है, जहाँ के वो है, वहाँ मैच हो रहा है और वो मैच हमारा इंडिया हर हाल में जीते, जरूरी जीते। हमने माँ भगवती से प्रार्थना की है, हमने भगवान भोलेनाथ से अरदास लगाई हुई है और हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि जो है कल हमारा जो मैच होगा वो भारत जीतेगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज से पहले भी हम वर्ल्ड कप लेके आते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत का टीम खूब शक्ति के साथ प्रदर्शन करेगी और भारत की अस्मिता को का आन बान और शान को वो पुनर्स्थापना करेगी, जैसे पहले भी आते रही है। अब भी हमें विश्वास है कि वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। मैं संपूर्ण टीम को बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ हरिद्वार की धरती से समस्त साधु संत महापुरुषों की ओर से कि विजय हमारी होगी, जीत हमारी होगी, निश्चित वर्ल्ड कप हमारे आएगा। पूर्णतः प्रतीत हो रहा है रोहित शर्मा की कुंडली में छठा राहु उनकी गोचर कुंडली में जा रहा है, जो रोग शत्रु नाशक रहेगा। वहीं उनकी कुंडली में एक और बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। उनकी कुंडली में गुरु केंद्रस्थ जा रहा है, जो कि शुक्र केतु के साथ दूसरा बहुत ही सुंदर योग बना रहा है कि उनके विजयश्री के झंडे पूरे देश में गुंजायमान होते दिखाई देंगे। भारत जीत की ओर जाएगा। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की जिस हिसाब से बन रही है, यह भारत को विजयश्री दिला रही है। इस समय भारत के सितारे बड़े उच्च गति पे चल रहे हैं और भारत शत्रु नाश की ओर बढ़ रहा है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच फाइनल मैच पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा भारत टीम को बधाइयां मिल रही हैं। इसी क्रम में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के तट पर हाथों में तिरंगा लेकर हवन पूजन और भारत माता की जय के नारे लगाकर भारत टीम की जीत की कामना की गई। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती और छोटे छोटे ऋषियों ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर यज्ञ किया। परमार्थ आश्रम के प्रबंधक स्वामी चिदानंद मुनि ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के लीग मैच और सेमीफाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन करके जीत हासिल की है। पीछे कर ले यार, मैं दे दूंगा ना। मैडम खड़े हुई। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा कोतवाली पुलिस टीम के साथ एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकानें बंद कर फरार हो गए। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में पिछले लंबे समय से मेडिकल स्टोरों के खिलाफ ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती को शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा कोतवाली सिविल लाइन पुलिस की टीम के साथ मक्छी मोहल्ला चौक इमली रोड क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई। रुड़की में पुलिस टीम के साथ यहाँ पे सघन अभियान चलाया गया है। कुछ पुलिस वालों को कुछ शिकायतें मिली हुई थी, तो उसी के चलते सारे मेडिकल यहाँ चेक किए हैं। आधे से अधिक लोग तो दुकानें बंद करके भाग गए हैं, बट पुलिस के प्रयास से कुछ दुकानों के निरीक्षण हुए हैं। लगभग 10-12 दुकानें हमने चेक की हैं। कहीं पर अगर फार्मेसिस्ट नहीं है तो कहीं पर लाइसेंस नहीं है, कहीं पर कोई और ही बैठा है, तो ऐसी ही लगभग 3-4 दुकानें हमने बंद की हैं और अपना लाइसेंस वो प्रस्तुत करेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर फार्मेसिस्ट नहीं होगा तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ शिकायतें थी, इसी के चलते हमारे द्वारा अभी अभियान चलाया गया है, जारी रहेगा। कार्रवाई लगातार मेडिकल स्टोर चेक किए जाएंगे और जहाँ पर भी अगर लगेगा कि दवाइयों का
दुरुपयोग हो रहा है और नारकोटिक दवाइयाँ जो कि मेनली इस वक्त सबसे बड़ा ये हमारे साथ जो चैलेंज है यही है कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा दवाइयों का दुरुपयोग किया जाएगा, उसको पूरी तरीके से रोकने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सिलक्यारा उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की घटना को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि टनल में 40 मजदूरों के फंसने की घटना से सबक लेकर जितनी भी राज्य में टनल निर्माण हो रही है उन्हें बिना सेफ्टी ऑडिट के इनका निर्माण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयी और संवेदनशील राज्य है, यहाँ पर भूगर्भीय हलचलें होती रहती हैं। 90 के दशक में 1991 और 99 में हमने भूकंप देखे हैं, वहीं बरसात के समय हम यहाँ पर भूस्खलन, भूधसाव और बादल फटने की घटनाएं देखते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी प्रकृति को देखते हुए, समझते हुए और ऑडिट करने के पश्चात ही यहाँ पर किसी तरह का भी कोई टनल निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। पूरे राज्य के अंदर जितनी सुरंगें खुदी हैं, जितनी खुद रही हैं, सुरक्षा ऑडिट के बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। मध्य हिमालय का ये भूभाग बहुत फ्रेजाइल है, यहाँ पर भूगर्भीय हलचलें लगातार रहती हैं। 90 के दशक में हमने 91 में भी 99 में भी 2 भूकंप देखे हैं। हर साल बारिश के मौसम में हम यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं देखते हैं, भूस्खलन की घटनाएं देखते हैं, भूधसाव की घटनाएं देखते हैं, बाढ़ की घटनाएं देखते हैं। ये पूरा मध्य हिमालय का जो तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिंदू आस्था के प्रमुख तीर्थ में विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में प्रमुख धाम श्री बद्रीनाथ जी के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए। आज ब्रह्म मुहूर्त से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए देश विदेश के कोने कोने से बद्री धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट दोपहर बाद 3:33 के शुभ मुहूर्त पर शीतकाल के लिए बंद किए गए। धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजाओं के क्रम में सुबह से ही खुशनुमा मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में महाभिषेक के साथ अन्य सभी दैनिक पूजाएं संपन्न हुई। 1 बजे भगवान बद्री विशाल जी की इस वर्ष की अंतिम सायंकालीन आरती, जिसके बाद कपाट बंद करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हुई। 3:33 पर शुभ मुहूर्त पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बड़कोट से है, जहां NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए MS पाइप की स्केप टनल बनाने के लिए ऑगर मशीन की सहायता से पाइप पुशिंग का कार्य प्रगति पर है। अभी तक मलबे के भीतर 24 मीटर की दूरी तक पाइप डाला जा चुका है। रेस्क्यू अभियान की प्रतिधारण क्षमता बढ़ाने के लिए इंदौर से एक और ऑगर मशीन बैकअप के लिए एयरलिफ्ट कर लाए जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि रेस्क्यू अभियान अबाध रूप से जारी रहे। उन्होंने कहा कि काम को बीच में इसलिए रोका गया कि मशीन को रेस्ट दिया जाना जरूरी है। सूत्रों से पता चला है कि ऑगर मशीन के आगे कोई बोल्डर या कोई भारी चीज आगे आ गई है, जिससे मशीन को बंद करना पड़ा। रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल जनपद के ओलख कांडा ब्लॉक के छीड़ा खान रीठा साहिब मोटर मार्ग में एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें तो वहीं इस सड़क हादसे में 9 वर्षीय एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चल रहा है। ऐसे में देर रात DM नैनीताल वंदना सिंह ने अस्पताल जाकर बच्चे का हालचाल जाना। अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी और डॉक्टरों की टीम के साथ उन्होंने काफ़ी देर तक बातचीत की। बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज दिए जाने के निर्देश DM नैनीताल के द्वारा दिए गए। साथ ही इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी निर्देश DM द्वारा दिए गए हैं। आज जो छेड़ा खान मार्ग पर
काफ़ी दुखद जो है दुर्घटना है। लगभग 11 व्यक्ति उस पिकअप में सवार थे और 9 लोगों की उसमें डेथ हो गई है और एक बच्चा अभी यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको हमने अभी देखा है, डॉक्टर से भी बात करी है। तो बच्चे को बाहर तो ऐसा कोई शरीर पर चोट नहीं है, लेकिन उसको सर में चोट डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं। बढ़ेगी अगली खबर की और खबर पौड़ी से है, जहां तहसील क्षेत्र की एक महिला को ब्लैकमेलर के चंगुल में फंसकर लाखों रुपए के गहने गंवाने पड़े हैं। दरअसल 12 नवंबर को अपने ससुराल से लापता महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी। अभी प्रशासन द्वारा मामले की पड़ताल ही की जा रही थी कि लापता महिला अचानक अपने ससुराल वापस लौट आई। महिला ने बताया कि ब्लैकमेलर उसे उसकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे और इसकी एवज में ही महिला से 4,50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। महिला अपने कीमती गहने लेकर दिल्ली तक जा पहुंची, जहां एक ऑटो ड्राइवर को उसने कीमती गहने दे डाले और फिर उसे ससुराल वापस लौट जाने के लिए कहा। महिला के ससुर ने बताया कि 4,50,000 रुपए के गहने उन्हें गंवाने पड़े हैं, जिस पर अब तहसील प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर मेरे पास एक नंबर से कॉल आई थी सर, उसने मेरी वीडियो वो की थी, वायरल करने की सोची थी। तो उसने कहा कि अगर तू पैसा नहीं देगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो सर मैं घर से जेवरात लेके भाग गई डर के मारे। तो सर मैं दिल्ली जाके पहुंची तो दिल्ली में बेचे मैंने तो 50,000 रुपये मिले। 50,000 रुपये उसे भेजे तो उसने कहा कि अब तो घर चली जा। ब्लॉक की एक गांव का है, मुनेसर क्षेत्र का, और एक महिला की सूचना गुमशुदगी होने की सूचना प्राप्त हुई कि ये 12-13 तारीख से लापता है और जो है 14 तारीख को उसकी एफआईआर दर्ज की गई थी गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज करके जो है वो महिला अपने आप ही अपने घर में आ गई है और उसका मेडिकल राज्य पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है और 164 का बयान मजिस्ट्रेट करवा रहे हैं। माननीय न्यायालय में उपस्थित है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।